नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। देश का बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, गंगा और जमुना का प्रदेश है और उस प्रदेश में हर रोज खबरें आती हैं, कभी सत्ता के हिलने की, कभी सत्ता के बनने की, कभी मायावती कमजोर होने की, कभी मायावती के महारथी होने की, कभी भारतीय जनता पार्टी के कमजोर होने की, कभी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने की, कभी कांग्रेस पार्टी जुड़ जाती है, कभी कांग्रेस पार्टी टूट जाती है और अंततः कांग्रेस पार्टी टूट गई। उत्तर प्रदेश हाल बेहाल है, बिल्कुल संगीतमय है। राजनीति के जैसे सुरताल बदलते रहते हैं उत्तर प्रदेश में, इसी तरह भाव विभोर पॉलिटिक्स हो रही है। हर आदमी आंदोलित है, हर आदमी बेचैन है, हर आदमी पीड़ित है। उत्तर प्रदेश का ये हाल क्यों है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज अपने मेहमानों के साथ कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक उठापटक हो रही है वो कहां पहुंचेगी। मुख्यमंत्री क्या मजबूत होंगी? क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होंगे या मायावती इसी तरह डंके की चोट से डंडा लेकर के अपना राजपाट चलाएंगी? बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं अतुल कुमार अंजान जी हैं, जो कि सचिव हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। अतुल जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की राजनीति को भली भांति समझने वाले सत्यपाल मलिक हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। मलिक साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, बातचीत शुरू की जाए, क्योंकि कांग्रेस का हमारे पास कोई नेता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के 8 विधायक पार्टी छोड़ गए और 8 विधायकों के नाम भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा ताकि ग्राफिक की मदद से समझ में आ जाए। सबसे पहले उसी टूट पे बात करें कि उत्तर प्रदेश में पार्टियां तोड़ने का जो ये उत्सव है लगातार चल रहा है। जब से मायावती बनी है, कभी बीजेपी के लोग भाग जाते हैं, कभी कांग्रेस के भागने की चर्चा रहती है, कभी समाजवादी पार्टी के लोगों की चर्चा रहती है और हर पार्टी एक दूसरे के सदस्यों को तोड़ने के लिए आतुर है। तो ये संस्कृति नई जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। मैं इस पे टिप्पणी नहीं चाहता, मैं संस्कृति पे पहले आपकी टिप्पणी चाहता हूं। जब राजनीतिक पार्टियां नीतियों और सिद्धांतों को ताक पर रख दें, और विशेषकर वह पार्टियां जो मध्यमार्गी राजनीतिक दल है, यहां समझ लीजिए सभी राजनीतिक दलों की चर्चा करने से पहले मध्यमार्गी राजनीतिक दल, और मध्यमार्गी राजनीतिक दलों में भी जिनका झुकाव दक्षिण पंथ की ओर हो, सैद्धांतिक राजनीति करने वाले, वह भी जब इस मध्यमार्गी राजनीतिक दलों के साथ खेल में शामिल हो जाएं तो टूट फूट तो होती है। देखिए अतुल जी, ऐसा मत कहिए। जिन लोगों ने केसरीनाथ त्रिपाठी को चिट्ठी दी है, 8 विधायकों ने, उन्होंने अपने खत में लिखा है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों और मजदूरों के हितों की लड़ाई में भटक गई है और कुछ पूंजीपतियों की पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि कांग्रेस का विभाजन कर दिया जाए। तो ऐसा तो नहीं है, सिद्धांत के बिना तो नहीं छोड़ा है उन्होंने पार्टी को। देखिए, ऐसा है कि जब कोई दल को छोड़ता है जी, तो निश्चित रूप से उस पर कोई कलेवर लगाता है जी, कोई सैद्धांतिक जामा पहनाना जानता है जी। मैं उत्तर प्रदेश में एक बड़े छोटी उम्र से विद्यार्थी राजनीति का सतपाल जी के साथ उनके, अगर कहा जाऊं कि जूनियर की हैसियत से शुरू हुआ था, और आज देखते हुए मैं देख रहा हूं और इनमें से हर आदमी को मैं जानता हूं और हर आदमी मुझको जानता है। उस पे टिप्पणी करेंगे, बात करें, लेकिन इस तरह का शब्दावली और जामा पहनाना उचित नहीं है। यह तो अपनी गलतियों को या अपने गुनाह को एक खूबसूरत जामा पहनाने का तरीका है जी। सतपाल जी, देखिए त्यागी जी, इसको हम एक सतही तौर पे ना लें। एक तो ये भ्रम फैल सकता है कि जैसे पार्टी से अलग होना या पार्टी को तोड़ना, विभाजन करना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। अगर मुद्दों पे, बड़े सवालों पे पार्टियां टूटें, पार्टी तो चर्चिल ने भी अपनी तोड़ी थी और नहीं तोड़ता तो इतिहास दूसरा होता। दूसरी बड़ी लड़ाई में सोशलिस्ट लोगों ने, सोशलिस्ट लीडरशिप ने, कांग्रेस से अलग हुए थे लोग, सोशलिस्टों को तो नारा है कि सुधरो नहीं तो टूटो। इंदिरा जी ने खुद अपनी पार्टी तोड़ी, लेकिन बड़े सवालों के लिए तोड़ी, उससे परिवर्तन हुए, नतीजे निकले। उस वक्त जो पार्टियों से लोग अलग होते थे, यहां तक कि जनमोर्चे के वक्त भी हम लोग अलग हुए, सबों ने अपने पद छोड़े। राज्यसभा 3-3 साल की हमने छोड़ी, मुफ्ती साहब ने छोड़ी। तो ये होता था कि जब सवाल पे अलग होते थे तो उसकी सजा भी भुगतते थे। लेकिन ये जो टूट है, जिस तरह की टूट उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 साल में देखी है, ये शुद्ध और शुद्ध दूसरे कारणों से है और इसको किसी भी फ्रेजियोलॉजी से, किसी भी तरह के बयान से वैलिड नहीं ठहराया जा सकता है।
सतपाल जी, आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, अगर उनके मन में कोई विचार है या सवाल है तो फोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें। हमारा नंबर है 2410001 और 2410003। अतुल जी, आप मुझे ये जो 8 विधायक थे, अब मैं देखता हूं हमारे ग्राफिक में तैयार होना चाहिए, कांग्रेस छोड़ने वाले जो विधायक हैं, अगर मैं उनके नाम पढ़ दूं तो उसमें दिनेश सिंह है और श्याम नारायण तिवारी हैं महाराजगंज से, कामेश्वर उपाध्याय हैं देवरिया से, विनोद कुमार यादव कक्का हैं इटावा से, और वीरेंद्र सिंह बुंदेला भगत राजा ललितपुर से, और नवाब कासिम अली खां और नवेद मियां रामपुर से, और राजपाल त्यागी गाजियाबाद से, और अखिलेश कुमार सिंह रायबरेली से। इन माननीय विधायकों पर कोई टिप्पणी किए बिना अतुल जी, अगर इनका पूरा रिकॉर्ड देखा जाए तो जिस तरह का मायावती का डंडा चल रहा है, उस रिकॉर्ड का कोई अच्छा, उसकी पृष्ठभूमि कोई बहुत अच्छी नहीं है। मतलब अगर उसके 10-5 पन्ने पलट दिए जाएं तो मायावती का डंडा राजा भैया की तरह कारगर हो सकता है उन पर। मैं इस सब पूरे प्रक्रिया में और प्रकरण में जाना नहीं चाहता, लेकिन सवाल आपने जो उठाया वो अपनी जगह है। इनमें से वो विधायक हैं जिन्होंने, जो आपने शुरुआत में पढ़ा कि सैद्धांतिक जामा इन्होंने पहनाने की कोशिश की थी, इनमें से 5 आदमियों को के बारे में प्रदेश जानता है या मैं जानता हूं कि ये उन परिस्थितियों में भी कांग्रेस पार्टी में थे जब कांग्रेस पार्टी की स्थिति संघर्ष की नहीं थी। और कामेश्वर उपाध्याय जी, श्री श्याम नारायण तिवारी जी, ये एक बार के विधायक नहीं है। वो बुंदेला जी, इनके बड़े भाई सांसद है। अगर ये स्थिति है, दोनों साथ साथ रहते तो बड़े भाई उनके जो सांसद हैं वो क्यों नहीं छोड़ते? इसके पीछे बहुत कुछ सोची समझी धन शक्ति, निहित स्वार्थ, निहित संकीर्ण स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रशासनिक खेल है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मैं पहला आदमी था 18 दिसंबर को, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, अखबारों में मैंने कहा है, एक अखबार दिल्ली के ने छापा भी था कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का काम हो रहा है। 26 दिसंबर को मैंने गोंडा में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस पार्टी को प्रशासनिक स्तर पर बीजेपी और भाजपा के लोग मिलकर के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 28 तारीख को मेरे इस प्रश्न के उत्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा, प्रशासन के द्वारा, प्रशासन का प्रयोग किया जा रहा, सरकारी अधिकारी, डीएम और एसपी का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी टूटेगी नहीं। जो लोग इस काम में लगे उन्हें निराशा हाथ लगेगी। और उसके बाद ये सारे के सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के दिल्ली बुलाए गए श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा, और श्रीमती सोनिया गांधी ने इनसे 1 घंटे तक बात की। उसके बाद यह टूट हुई है। इसके पीछे प्रशासनिक जो आप कह रहे हैं वो तो है ही है, और निहित स्वार्थ है बहुत बड़े। इनका प्रदेश की जनता से कोई संबंध नहीं है, नीतियों से कोई संबंध नहीं। अतुल जी लौट के आते हैं हमारे बीच में, हमारे एक मेहमान आ गए हैं, कुंवर अखिलेश सिंह जी। हम लोग लौट करके आएंगे और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपके जहन में हाल बेहाल उत्तर प्रदेश के बारे में कोई सवाल है या जानकारी है तो तुरंत फोन उठाएं और हमसे बात करें। हमारा नंबर है 2410001 और 2410003। छोटे से ब्रेक के बाद घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH तवा फ्राई भरवा मसालेदार MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हाल बेहाल उत्तर प्रदेश की बातचीत हो रही है, विधायक इधर से उधर हो रहे हैं, मायावती मजबूत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हो रही है, पशुपेश में है, सब लोग की राजनीति किधर जा रही है। मायावती की ऐसी आंधी चल रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हमारा वोट बैंक बचेगा या जाएगा।
और मायावती का भी बचेगा या नहीं बचेगा ये भी मायावती किसी को नहीं मालूम है। बहरहाल हमारे बीच में अखिलेश सिंह जी शामिल हुए हैं, सांसद समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम लोग बातचीत शुरू कर, हमारे अतुल कुमार अंजान जी बता रहे थे विधायकों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं। ये जो दल बदल हुआ है, या दल बदल मत कहिए उसको, कि कांग्रेस पार्टी से टूट के लोग गए, अपना नया दल बनाया है। तोड़-फोड़ तो भी क्लेम नहीं किया ना किसी ने कि तोड़-फोड़ किसने की, तो इसलिए उसको तोड़-फोड़ भी नहीं कह सकते। हृदय परिवर्तन भी नहीं कह सकते। हृदय परिवर्तन हुआ नहीं है तो इसलिए वो भी नहीं कहा जा सकता। अखिलेश जी बताएं आप, उत्तर प्रदेश में ये जो बदलाव हुआ है, खासतौर से कांग्रेस का जो बदलाव है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, हमने पहले ही कांग्रेस पार्टी को इस बात से आगाह किया था कि यदि आप समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में समर्थन नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के आपके दल को तोड़ने का कार्य करेगी। और ये पहली दफे नहीं हुआ। जब 13वीं विधानसभा के चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश में आए थे, उस समय भी कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक कांग्रेस के रूप में तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने 5.5 साल तक हुकूमत चलाया था। जहां तक इस बार के तोड़फोड़ का सवाल है, तो मैं आश्चर्यचकित हूं कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में कैसे अनभिज्ञ रही। संयोग से एक विधायक श्याम नारायण तिवारी जी मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के फरेदा विधानसभा से चुनकर के आते हैं, और वो लगभग 1 महीने से अपने समर्थक साथियों के बीच में ये कह रहे थे कि मैं शीघ्र ही मंत्री बनकर के आ रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहा हूं। दूसरे विधायक दिनेश सिंह जी जो सिद्धार्थनगर जनपद, मैं 1 मिनट अखिलेश जी, मेरे पास मैं विधायकों वाला विश्लेषण आपसे सुनूंगा, लेकिन घनश्याम पंकज हैं हमारे पास, मुख्य संपादक जनसत्ता एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस लखनऊ से, जरा उनकी राय सुनते हैं। पंकज जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। पंकज जी बताएं, उत्तर प्रदेश की जो हालत है राजनीतिक उठापटक की, सबसे पहले तो मैं खबर की बात बाद में करूंगा आपसे, पहले मैं एक संपादक की नजर से आपको पूछना चाहता हूं कि संपादक की नजर लखनऊ पे कैसी है? देखिए, विधानसभा सत्र चूंकि करीब आ रहा है जी, इसलिए हर दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहा है। मायावती जी ने भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया। इसको आप उनका मास्टर स्ट्रोक मान लें या इसमें कोई सिद्धांत का तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है, शुद्ध प्राण रक्षा के लिए यत्न है। तो इस बार विधानसभा में ऐसी आशंका थी कि शायद वो अपना बहुमत प्रमाणित करने में कितनी हद तक कामयाब हो सकें, तो उसको उन्होंने कुछ इंश्योर किया है और ये कार्रवाई उसी से जोड़ के देखी जानी चाहिए और इसी रूप में यहाँ देखी भी जा रही है। जी घनश्याम जी, मुझे लेकिन एक बात बताएं आप, मैं दूसरा एक सवाल और करता हूं। राजा भैया पे जो पोटा लगा है जी, और जिस तरह से उनकी झील में या तालाब में जो नरकंकाल मिला है और जिस तेजी से उसकी तफ्तीश हुई है और जिस तरह से कानून का जो मायावती की भाषा में अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, तो इस पूर्णतः कानून के शासन के चलते तो ये रद्दोबदल, ये दल तोड़, दल हृदय परिवर्तन तो नहीं हुआ ऐसा विधायक? नहीं, इसका कानून के शासन से क्या मतलब जी। ये तो जो राजा भैया वाला मामला है वो अलग है जी। आपने ये भी सुनाई होगा कि 3 वर्ष बाद सहसा एक मुकदमा दायर किया गया, FIR फाइल की गई, पुलिस ने उस पर विद्युत गति से काश की बाकी मामलों को निपटाने में भी वो यही तेजी दिखलाते, लेकिन वो तेजी दिखलाई, बरामद हुआ। अब ये एक अलग मामला है जिसकी तफ्तीश अलग तरीके से होगी, लेकिन इसका राजनीति से तो इतना ही ताल्लुक है कि एक व्यक्ति जो कि कुछ समय पहले तक जब तक समर्थक था तब तक उसमें कहीं कोई दोष नजर नहीं आता था, और अब जबकि वो समर्थन से हट गए हैं, समर्थन नहीं बल्कि विरोधी हैं, तो सब कुछ बरामद हो रहा है। जी, लेकिन मायावती जी लगता नहीं आपको इस जिस तरह के तंत्र का इस्तेमाल कर रही है और जिस तरह की राजनीति कर रही है, उसमें अंग्रेजी में एक सेंटेंस होता है सैडेस्ट प्लेजर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी नर्स कर रही है और खुद भी आनंदित है और उसको बखूबी उन्होंने सरअंजाम दिया है। हाँ, वो तो ये मान के चल रही हैं जी। अभी उन्होंने जो विशाल आयोजन किया अपने जन्मोत्सव वगैरह का जी, कि वो एक और चुनाव के लिए तैयार है।
अब ये तैयारी उन्होंने किन तरीकों से अर्जित की है ये बात अलग है जी। अब उनके लिए स्टेक पे कुछ भी नहीं है। मान लिया कि भाजपा समर्थन वापस ले ले, कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली अगर चुनाव होने हैं तो वो चुनाव के लिए उन्होंने अपने को मेरा ख्याल है कि इतना शासन संपन्न कर लिया नहीं है। तो आपके हिसाब से शह और मात के खेल में मात दे रही है मायावती भारतीय जनता पार्टी को। अभी दाव तो हर बार वो शह और मात वाला ही दे रही हैं जी, लेकिन आप जानते हैं कि शतरंज में कब बाजी उलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। नहीं, पर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी इस हैसियत में है कि बाजी उलटते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस हैसियत में नहीं लगती, क्योंकि कई बार यहाँ जो उनके स्थानीय नेता हैं, विनय कटियार जी हों, चाहे यहाँ के वे नेता जो केंद्र में भी जिनकी आवाज सुनी जा सकती है, जैसे राजनाथ सिंह जी, कल्ला जी वगैरह, ये लोग अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, मगर दिल्ली जाकर ऐसे शांत चंदन की तरह बिल्कुल हो जाते हैं। लगता नहीं है कि इनकी कोई अभी कोई इनकी तरफ से कोई इस पे तेज प्रतिक्रिया सामने आएगी। जी, पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार रखे और जयंत टीवी में योगदान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टेलीफोन पर आने के लिए। आप बात कर रहे थे अखिलेश जी, दिनेश सिंह श्यामनारायण तिवारी के बारे में बता रहे थे जो विधायक छोड़ करके गए हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट एक बार लिस्ट और दिखा देता कि आप बताएं। इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि महीनों से ये चर्चा चल रही थी सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जनपद में कि ये दोनों विधायक जो है बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं जी। फिर कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में शिथिलता क्यों बरती, कैसे उनसे चूक हुई, ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। जी अतुल जी, हम लोग बात करें अब सीधा सीधा, लेकिन कांग्रेस के पे 2 मिनट का डिस्कशन में और चाहूंगा कि कांग्रेस आपको लगता है कि 24 विधायक है, उस टेक्निकलिटी में नहीं जाते कि श्रीनाथ त्रिपाठी ने इतनी जल्दी निर्णय क्यों दिया? पड़ेगा। चलिए आप उस पर बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा प्रदेश है जी, और यह प्रदेश पिछले 6 वर्षों से सुर्खियों में रहा है तमाम राजनीतिक अपनी उछलकूद की वजह से, सिद्धांतहीनता की वजह से, और खास तौर से बहुत सिद्धांतनिष्ठ पार्टियों को सिद्धांतों से हटते हुए देखते हुए। भारतीय जनता पार्टी ने जब बीएसपी और कांग्रेस पार्टी के अंदर तोड़फोड़ की थी तब उसे कहा था ये आपात धर्म है, क्योंकि इनका तो बिना धर्म के रोजी रोटी चलती नहीं, हर काम को ये धार्मिक अनुष्ठान बनाते हैं जी। तो इनकी कपाल क्रिया तो तब हुई थी, अब होना बाकी है, अब ये सही हो रही है यहां पर। तब जो श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी ने काम किया था, और कितनी जल्दी से साहब, बीएसपी के अंदर उतने सदस्य भी नहीं थे लेकिन उसको मान्यता दे दी, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी मानता, और अब की भी इन्होंने लोकतांत्रिक कांग्रेस लोकतांत्रिक बनाई और जनतांत्रिक बसपा बनाई गई थी, बहुजन समाज पार्टी जी जी। और अब की भी आप ये देखिए कि 5 विधायकों को 4-5 घंटे अंदर रखे रहे और उनको तैयार करते रहे और दूसरों की प्रतीक्षा करते रहे, और उन्होंने लिख कर दिया और फौरन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर विभाजन को स्वीकार करके एक नया दल वहीं अपने कमरे में बनवा दिया। इतने मशकूक किस्म के अमर्यादित सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीति में बंदर बांट कर रही है और डंडी मार रही है, ठीक उसी तरह से विधानसभा अध्यक्ष होकर के सारे संवैधानिक प्रक्रियाओं को, और उस पद पर जहां पर किसी जमाने में आत्माराम गोविंद खेर बैठते थे, जहां दरबारी लाल शर्मा उस विधानसभा के अध्यक्ष थे, जहां राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हुआ करते थे, उस स्थान पर बैठ करके जिस राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने इलाहाबाद से बैठ करके पूरे संसदीय जीवन पद्धति को अधिष्ठाता के पद पर बैठ करके एक नई परिभाषा दी और नए अंदाज दिए, आज उसी इलाहाबाद से बैठ करके इस आदमी ने संसदीय परंपराओं की हत्या कर दी है, और उस हत्या के गवाह और उस हत्या को प्रायोजित और आयोजित भारतीय जनता पार्टी के ये सिद्धांतनिष्ठ राजनीतिज्ञ कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के जो है राजधानी से चुन करके आए हैं, आज वह मौन दरकश होकर के धृतराष्ट्र की स्थिति में बैठे हुए इन सारी चीजों को देख करके आयोजित करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पंगुता अगर खत्म होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है। देखिए अतुल जी, प्रधानमंत्री को तो इस दौड़ का देर में पता चलता है, और कांग्रेसी भाग रहे हैं तो प्रधानमंत्री क्यों ब्रेक लगाए? तो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना तो ठीक नहीं है। लोकतंत्र की हत्या होती चली जा रही है और प्रधानमंत्री मूक दर्शक बन करके बैठे हुए हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री का डिफेंडर नहीं हूं, लेकिन राजनीति छाया में ही सब कुछ हो रहा है। आज इस देश भाई राजनीति का जो घटना चक्र चलता है, आप सारे लोग विद्वान हैं, प्रधानमंत्री को किस तरह से चीजों का पता चलता है, लेकिन प्रधानमंत्री को इस समय
आरोपित करना इस नहीं पूरे करना खेल में- चाहिए। इस वक्त वो बहुत ही अजीब स्थिति में है, उन पर कुछ वो कर भी कुछ नहीं सकते, इसमें इसलिए नहीं देखिए, बोलना हम चाहिए बहुत, उनके बारे में। इसको अभी पूरे डिस्कशन मेरा निवेदन यह है कि इसकी जरा थोड़ा गहराई में जाइए जी कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसका इतना जबरदस्त जो स्पीकर की पावर्स हैं उनका डिफरेंट टाइम्स पे अलग अलग जगहों पे दुरुपयोग हुआ है। जी, अदालत में जब लोग गए हैं, देखिए, अदालतों वो तो में आंध्रा में भी हुआ, वो तो हिमाचल में होने भी से- हुआ तो ठीक तो नहीं हो जाती ना, नहीं, वो महाराष्ट्र में भी हुआ। इसमें जरूरत क्या है? मतलब जो भाई देखिए, त्यागी और जी, पोटा जो के साथ क्या हो रहा है, मतलब मधु इस- लिमन नहीं, ने- जो बात आप कह रहे हैं मलिक साहब, वो तो ये है कि जो कानून बने हैं उनका रिवीजन और रिव्यू करने की तो जरूरत है। मेरी बात तो सुन लें आप पूरी। जी। मैंने जिस वक्त हमारा मामला था राज्यसभा में, हम और मुफ्ती साहब दोनों थे, तब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि एंटी डिफेक्शन बिल जो है ये बहुत टिरेनिकल बिल है, इसमें कम से कम बोलने, वोट देने की आजादी ना हो तो बोलने की आजादी हो। गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चाहते थे कि उस पार्टी के लोग अपनी पार्टी के खिलाफ बोल सकते हों। तो उस वक्त एक इसी तरह का मामला बादल साहब का था, मधु दनवते जी का था, मेरा था। कोर्ट ने कहा कि इस पे 5 लोगों की बेंच बनेगी, वो जजमेंट देगी। आज तक वो बेंच नहीं बनी है। इसी तरह जब मायावती इस मामले में कोर्ट में गई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें मैं पार्टी को किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं सब पार्टियों को यह कह रहा हूं कि ये इंस्टीट्यूशन, स्पीकर के इंस्टीट्यूशन का और गवर्नर के इंस्टीट्यूशन का जबरदस्त दुरुपयोग पिछले 10 साल में हुआ है। इस पे चिंतन करना चाहिए और बिल जो मौजूदा कानून है, इस पे नए सिरे से सोचा जाना चाहिए। मैं इसी संदर्भ में मलिक जी के ही संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जब 1 जून 1995 को मुलायम सिंह यादव जी की सरकार मोतीलाल वोरा जी द्वारा बर्खास्त कर दी गई, तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए और हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया कि बहुमत का परीक्षण जो है सदन, राजभवन में नहीं, सदन के अंदर होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म किया और अब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उस मामले में नहीं आ सकता। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, वास्तव में चिंता का विषय है। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो देश को दिशा देने का काम करता था, आज बिल्कुल दिशा विहीन है। हम लोग लौट कर के आएंगे और हाल बेहाल उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि और सोर्स से एंटी डिफेक्शन किस तरह से दोनों कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं और इस दल बदल का, नए दल बनने का क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर पड़ने वाला है। छोटे से ब्रेक के बाद घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH नए पाउच में बने MDH मसाले जो सबके पसंद। MDH दाम वाजबी, क्वालिटी वही, एकदम सही। असली मसाले सच MDH। हल्दी मिर्च धनिया पाउच में। जब विंटर्स में ड्राई स्किन करे परेशान, तब आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम एक संपूर्ण समाधान। ये त्वचा की गहराई तक जाके रूखापन दूर करे। यही तो है असली कोल्ड क्रीम की पहचान। स्किन को बनाए बेबी सॉफ्ट। आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम एनरिच्ड विद एलोवेरा। त्वचा ऐसी कि प्यार हो जाए। आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. सब्जी तवा फ्राई भरवा मसालेदार। MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। मसाले सच MDH। प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की।
घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हाल बेहाल उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी से 8 विधायक ने एक नई पार्टी बनाई है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी। और बातचीत के इस हिस्से में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से पोटा का इस्तेमाल किया जा रहा है और देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं जो पोटा का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, उसी की छानबीन करेंगे हम लोग। हमारे बीच में मेहमान हैं अतुल कुमार अंजान साहब, अखिलेश सिंह जी और सत्यपाल मलिक जी। अखिलेश जी, आप तीनों लोग उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन मैं बातचीत अखिलेश जी मुझको ये बताएं, जिस तरह से राजा भैया पर पोटा लगाने की बातचीत की है, उससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, पहले मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो पोटा के दिन 26 मार्च का उनका बयान मेरे पास है, जो पोटा के बारे में उन्होंने कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज ए काइंड ऑफ वॉर एंड नॉट जस्ट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ लाइक पोटा। तो वो तो विधायक ने मायावती जी की सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, तो जब सरकार चलाने वाले लोग समझे कि वो नेशन हो गए, सवाल ये नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने एक मिनट, मैं सिस्टम से इस पूरी, क्योंकि ये समस्या बड़ी गंभीर है और इस समस्या का ये हो सकता है कल को आप भी पोटा में बंद हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि राजा भैया क्या देशद्रोही हैं? देखिए, जब पोटा का कानून मैं उस बात को जानना चाहता हूं। 1 मिनट में मैं ब्रीफ कर देना, उसके बाद आपकी बात सुनूंगा। नहीं, पहले मैं ये जानना चाहता हूं, राजा भैया क्या देशद्रोही हैं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया उसका सीधा जवाब है कि राजा भैया और उनका परिवार या जिन लोगों को भी पोटा में बंद किया गया है वो कहीं से भी देशद्रोही नहीं है, वो मायावती और आडवाणी से ज्यादा देशभक्त है। अतुल जी, आप बताएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस सरकार के नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। राजा भैया, मैं आ रहा हूं जी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस सरकार के चलाने वाली पार्टी के महामंत्री श्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि वह किसी भी रूप में देशद्रोही नहीं है। नहीं, मैं राजनाथ सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने उनके वक्तव्य को दोहराया। नहीं, मैं उनके वक्तव्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अतुल कुमार अंजान, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहती है कि राजा भैया देशद्रोही है या नहीं है? नहीं है। सत्यपाल मलिक जी, ऐसी कोई जानकारी पब्लिक के सामने नहीं है कि जिससे उनको देशद्रोही कहा जा सके, और ऐसे भैया अभी सरकार के साथ बहुत हैं। जी, चलिए, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जी, विधायक दल के नेता उत्तर प्रदेश के हमारे साथ लाइन पे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। तिवारी जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका जयंत टीवी में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप बताएं, कांग्रेस पार्टी के आपके 8 साथी आपकी पार्टी को छोड़ करके चले गए हैं और लोग कह रहे हैं कि हमने महीनों पहले आपको इस बात का इल्म करा दिया था कि आपके ये हमदम मेरे दोस्त जो है ये चले जाएंगे। तो क्या आपने प्रयास नहीं किया कि आप अपने दोस्तों को समझा सकें कि राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते आपका कांग्रेस पार्टी में रहना बहुत जरूरी है? हमने भरपूर प्रयास किया था जी, और सच पूछिए तो पहली बात मैं ये साफ कर दूं, 8 विधायक नहीं गए हैं, 7 विधायक गए हैं जी, और एक विधायक जिनको आज श्री अखिलेश सिंह, जिनको आज से 4 महीने पहले हमने निष्कासित कर दिया था, और जो अध्यक्ष ने भी 11 नवंबर 2002 को निष्कासित मान लिया था जी, वो उनको जोड़कर 1/3 बनाने के लिए, क्योंकि 23 में संख्या 7 पे नहीं पूरी हो रही थी, जिसे मैं कहूंगा असंवैधानिक दृष्टि से पूरी तरह बेईमानी करके 8 बनाया गया और उन्हें ले जाया गया। जहां तक रही इन 7 विधायकों की स्थिति, इन्हें 4 घंटे स्पीकर के कमरे में बंद रखा गया, जबकि ये काम तो महज 5-7 मिनट का था, पर 4 घंटे बंद रखा गया। मीडिया को मिलने नहीं दिया गया। मैंने लाख प्रयास किया अपने वरिष्ठ साथियों के साथ, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इनके परिवारजनों को प्रताड़ित करके, उत्पीड़ित करके इन्हें मजबूर और विवश किया गया कि एक तरफ इन्हें जेल जाना। प्रमोद जी, एक बात मेरे को बताइए, आप अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप जैसा वरिष्ठ नेता जो कि विधायक दल का नेता है, अगर उत्तर प्रदेश में ये राजनीति हो रही है, तो आप ऐसे सदन के सदस्य क्यों है आपकी पार्टी जिसका अध्यक्ष इस तरह का आपके द्वारा आरोपित इस तरह व्यवहार करता हो, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है आतंकित और भयभीत राज्य की स्थापना में लगी है, तो ऐसे सदन का सदस्य रहने का क्या औचित है? ऐसे सदन का सदस्य रहने का मात्र यही औचित है कि हम इस बात को जनता को समझाएं, अपने साथियों को समझाएं और प्रयास करें कि ऐसा अध्यक्ष जिसे संविधान न हो, अपने पीठ की गरिमा न हो,
उसे वहां से हटाया जाए। और हम इसलिए अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ लाने जा रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ लाने जा रहे हैं। हमारा भरपूर प्रयास होगा। प्रमोद जी, एक सवाल है, मैं अतुल कुमार अंजान कि सरकार भी जाए और स्पीकर भी जाए। प्रमोद जी। जी हाँ, अतुल कुमार अंजान, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो पूछिए। अरे भाई, ये आप ये सब बात बता रहे हो, हाँ। आपकी कांग्रेस पार्टी की एक समन्वय समिति बनी है। जी हाँ, बनी है। हाँ, और उसी के नेताओं के बेटे और भाई सब चले जा रहे हैं, कहीं कुछ वैचारिक फिसलन तो नहीं है? श्रीमती बानो जो लोकसभा की सांसद हैं, उनका बेटा चला जा रहा है, बुंदेला जी का भाई चला जा रहा है, वो भी लोकसभा के सदस्य हैं। तो ये प्रलोभन और प्रताड़ना सांसदों के ऊपर ये हमले, ये क्या कुछ बात समझ में आ नहीं रही? मैंने तो पहले भी कहा था 26 दिसंबर को कि ये तैयारियां हो रही हैं, तो कुछ और तो मामले नहीं है? मैं साफ कहना चाहता हूं आपसे, जिनका नाम लिया आपने जी, झांसी में हमारे बुंदेला जी के परिवार के खिलाफ एक फर्जी FIR लिखाई गई, उनके घर की औरतों के खिलाफ लिखाई गई, उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, उस बेटी तक को झांसी में ललितपुर में नहीं रहने दिया गया। इन्हें महीनों तब तक दरबदर भटकना पड़ा जब तक इन्होंने समर्थन के पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर दिया। और जैसे ही हस्ताक्षर किया, 5 मिनट के अंदर वो अधिकारी जो इन्हें प्रताड़ित कर रहा था उसका हस्तांतरण कर दिया गया। आपने बिल्कुल ठीक नाम लिया। हर कोई बहुत दृढ़ता के साथ लोकतंत्र में उतना नहीं लड़ पाता जितना अतुल भाई आप लड़ लेते हो या हम जैसे बहुत से लोग लड़ लेते हैं। परिस्थितियां हैं, पर मैं दावे के साथ एक चीज कह सकता हूं कि जो साथी हमारे गए हैं, आप देख लीजिएगा, ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ में एक आश्चर्यजनक परिणाम सामने आएंगे। बहुत से लोग जो सरकार के साथ हैं वो आपको इस सरकार के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। चलिए, संघर्ष लेकिन प्रमोद जी, मुझको ये बताइए कि राजा भैया की गिरफ्तारी पर आप ये मानते हैं कि राजा भैया क्या देशद्रोही हैं? मैं इसे मानने वाला और ना मानने वाला कोई नहीं होता हूं, ना मेरे पास कोई पक्ष है और ना मुझे इसके विपरीत कहने के लिए कोई परिस्थितियां हैं। मैं नहीं कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विश्वास किया है अगर कोई दोषी है तो न्याय को अपना कार्य करना चाहिए और न्यायालय अपना कार्य करे। हाँ, अगर कोई निर्दोष फंसाया जाए और निर्दोष दबाव में फंसाया जाए तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से। प्रमोद जी, आप उत्तर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये पूछता हूं, कल को मायावती आपको पोटा लगा के बंद करेंगी तो आप ये कहेंगे कि मैं देशभक्त हूं, मैं देशद्रोही नहीं हूं? निश्चित रूप से उस समय मैं यही कहूंगा, मैं देशभक्त हूं, देशद्रोही नहीं हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ आप भी इस बात की ताकीद करेंगे। मैं राजा भैया का कोई प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या राजा भैया देशद्रोही हैं या नहीं है? इसका जवाब मैं दे सकता, इसका जवाब परिस्थितियां और साक्ष्य दे सकती हैं। जिन्होंने पोटा लगाया है उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में लगाया है। वो उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, इसकी जवाबदेही उनकी है, मेरी नहीं। जी, धन्यवाद प्रमोद जी, आपका सवाल। एक बात मैं साफ कर दूं, जी, पोटा का विरोध तो हमने किया था लोकसभा में। जी, हमारे सतत विरोध के बाद संयुक्त सदन में आया, हमने तब भी चिंता व्यक्त की थी। तो शुरू से ही पोटा या जो बाद में फोटो से पोटा बना, उसका विरोध हमने अंतिम साधन किया है। नहीं, विरोध किया, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आप उस बात को बुलंदी से कहने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? हो सकता है आपके राजा भैया से मतभेद हो सकता है आपकी राजा भैया से अनबन हो, लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है, आप उसको कहने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचा हूं, को समझने में भूल कर रहे हैं। मैं साफ साफ एक चीज कह रहा हूं, कोई अगर दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण में बिना धन्यवाद प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें समय दिया। हम लोग लौट करके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और हाल बेहाल उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप फोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें। हमारा नंबर है 2410001 2410003। छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के प्रमोद तिवारी जी जो नेता हैं, किस तरह से दाएं बाएं बच करके निकलना चाहते थे पोटा के इस्तेमाल पर। बहरहाल राजनीतिक मजबूरियां कई बार इस तरह की व्यवस्था लाती हैं। तो लंजान हमारे साथ हैं, अखिलेश सिंह जी हैं, सत्यपाल मलिक जी हैं। अखिलेश जी, मैं बातचीत के इस दौर में
जो ये शतरंज है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आपकी पार्टी, बाकी पार्टी छोड़ दें क्योंकि बहुत दल है। इस शतरंज में जिस तरह की राजनीति अभी उत्तर प्रदेश में मायावती कर रही है, उस राजनीति की परिणति क्या होने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र जब भी बुलाया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मायावती और भारतीय जनता पार्टी जितना भी प्रयत्न कर ले, वो अपनी सरकार को बचा नहीं सकते। जहां तक पोटा के दुरुपयोग का सवाल है, तो दलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन लोकतंत्र को निश्चित ही तौर पर समाप्त किया जा रहा। और जिस तरह से पोटा का प्रयोग हो रहा है, यदि नौजवानों के अंदर गलत धारणा पैदा हो गई और हर आदमी गलत रास्ते पर, पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते पर आगे आया, तो उत्तर प्रदेश में उग्रवादियों की एक ऐसी नई फौज तैयार होगी जो राजनीतिज्ञों के लिए निश्चित ही तौर पे खतरनाक होगी। और जो तौर तरीका मायावती जी ने अभी अपनाया है, अगर आने वाली सरकारों ने भी इसी तौर तरीके को अपनाया, तो मैं निश्चित ही तौर पे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से लोकतंत्र समाप्त होगा, हिंसा का एक नया दौर प्रारंभ होगा, जिसके अंदर ताकत होगी, वो उत्तर प्रदेश में राज करेगी। चलिए, लालजी टंडन जी लाइन पे हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से। टंडन साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। टंडन साहब, मैं दो बातों पर टिप्पणी चाहता हूं जी। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक टूट करके आए, उस पर विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, जब रिक्वायर्ड नंबर में कोई अप्लाई करता है जी और दल का डिवीजन हो जाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष की बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं रहता है, उसको रिकॉग्नाइज करना ही पड़ता है जी। लेकिन अगर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो अखबारों में छपा है और जो हमने लखनऊ में बात की है, जिस तरह से प्रशासनिक प्रलोभन और तमाम राजनीतिक प्रलोभन इन विधायकों को दिए हैं, उससे लग रहा है कि इस बीमारी से आपकी पार्टी बच पाएगी लंबे रन में? नहीं, ये उत्तर प्रदेश के लिए कोई नई बात तो है नहीं जी। तो आप इसको जब होता है तब ऐसा कहा जाता है, और इसके पहले जब इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए जी और खुलेआम थैली खोलकर यहाँ पर आ गए थे कुछ लोग, तो उस वक्त ये प्रश्न उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? जी नहीं, तो आप टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी अपनाना चाहते हैं, जैसे को तैसा मिला कर लंबे हाथ? नहीं, ये हमारा कोई उसमें रोल नहीं है जी। वो कांग्रेस पार्टी का मामला है जी। तो इसलिए उसमें नहीं, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के। नहीं, मैं आप मंत्री हैं, तो मैं अपने दल का हूं ना जी। अब मैं आप ही के दल पे आता हूं, आपकी दल की राय पूछना चाहता हूं। राजा भैया गिरफ्तार है, पोटा लगा है, उनके यहां से नरकंकाल मिला है। आप मुझको ये बताएं कि आपकी पार्टी राजा भैया को देशद्रोही मानती है या नहीं? ये सारा जो भी है उसमें हमारे पार्टी के नेताओं के कई बयान आ चुके हैं जी, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। नहीं, टंडन साहब, आप उससे सहमत हैं या नहीं है उन बयानों से? जब तक इस सरकार में हम हैं जी, तो उस सरकार की नैतिकता को बनाए रखना जो मेरा कर्तव्य है, उसमें मैं जो कुछ भी मुझे कहना होगा, जो कुछ भी करना होगा, वो मुख्यमंत्री से ही बात होगी। टंडन साहब, एक खतरा है, कल को मान लीजिए सत्ता पलट जाए और कोई तथाकथित मुख्यमंत्री मायावती जी की तरह से आ जाए और वो आपको पोटा में बंद कर दे, तब आपका क्या जवाब होगा? ये जो लोग अगर गलत कर रहे होंगे, उनके साथ जो कुछ भी होगा तो वो भुगतेंगे। जी, धन्यवाद टंडन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतपाल जी, मैं वही पूछ रहा था कि इस पूरे शतरंज में इसमें देखिए आप देखिए लालजी टंडन जैसा आदमी जो इतना वरिष्ठ है, इतना गरिमा में है, प्रधानमंत्री का नजदीकी आदमी है, ये जो राजनीति में पहले सीधी सीधी लाइन खींचती थी, जो गलत है लोग गलत कहते थे, जो सही है वो सही कहते थे, गलत को गलत ना कहना और सही को सही ना कहना बंद हो गया है। इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। नहीं, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस बात के लिए जाना जाता था पूरे देश में कि वहां राजनीति का विरोध होता था, लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं होता था। गिरावट नहीं थी कि हम अपने जो हमारे सामने वाला है उसको हम किसी भी तरीके से बदनाम करेंगे या खराब करेंगे।
और ये बहुत दूर तक, अभी हाल तक उत्तर प्रदेश में था, और लोग हैरत करते थे कि उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के लोग भी उतने ही प्रभावी रहते हैं, लोगों के काम कराते हैं, विकास के काम कराते हैं, न्याय दिलवाते हैं, जितना सरकारी लोग। कोई भी पार्टी या नेता जिन्होंने ये काम शुरू किए हैं या कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं, समाज का, इंस्टीट्यूशंस का। और जैसा आपने कहा, मैं उतने सख्त शब्दों में तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में इससे जबरदस्त एनार्की होगी, बहुत खराबी होंगी, और नतीजा ये होगा कि पूरे राजनीतिक प्रोसेस से, लोकतंत्र की जो संस्थाएं, उनसे लोगों मैं अभी आता हूं अतुल जी की बात सुनने। अतुल जी, मुझे 1 मिनट में जवाब दीजिए, फिर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पे आने वाला हूं, आप बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बड़ी चुनौती है। और अब जो नई सरकार, सबसे बड़ा बुरा काम पिछले 6 वर्षों में ये हुआ है, और इस सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है, कि ये जो प्रशासनिक मशीनरी है, ये डीएम, एसपी, एसडीएम, एडीएम, 1200 के आसपास आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीपी के लोगों का ट्रांसफर 6-7 महीने में हुआ है। ये पूरा का पूरा प्रशासन को धार्मिक जाति दृष्टिकोण से इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब जो कोई भी नई सरकार आएगी, उसे इस मकड़ जंजाल को साफ करना सबसे बड़ा काम होगा, तभी उत्तर प्रदेश में। मैं आपको एक बात बताऊं, मायावती बसपा की सोच के हिसाब से एक सवाल मैं कर रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी की सोच के हिसाब से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब लोग, चारों लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और जाति का बड़ा खेल है। और मायावती समझ रही है, मायावती को गुरु मंत्र समझ में आ गया है कि ठाकुरों पर, ब्राह्मणों पर और लालाओं पर, यादवों पर जब जब डंडा चलेगा तो मेरे वोट बैंक को बड़ी खुशी होगी, और मेरा वोट बैंक जो तोड़ने की कल्पना की जा रही है उसको कंसोलिडेट हो जाएगा। तो जो भाजपा का जो पकड़ है वो ढीली होगी और राजनीतिक पकड़ मेरी मजबूत होगी। मायावती इस गेम में सफल हो रही है, नहीं हो रही है अखिलेश जी? देखिए, ऐसा है कि मायावती जी को जो इस बार उत्तर प्रदेश में 99 की संख्या प्राप्त हुई, वो धर्मनिरपेक्ष मतों के बंटवारे के कारण, उनका दिमाग साफ न होने के कारण हुआ। मायावती ने जैसे ही गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के मंच पर पहुंच करके उनके पक्ष में प्रचार किया, उत्तर प्रदेश में जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी को अपने मंच पर बुला करके उनका गुणगान किया, उसके पश्चात ही मायावती का जो एक बहुत बड़ा वर्ग का मत था वो खिसक चुका है। आज मायावती कोई भी प्रयत्न कर लें, आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो 70 की संख्या को पार करना उनके लिए टेढ़ी खीर होगा। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं त्यागी जी कि इस पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जो, देखिए मैं बात कर रहा हूं है कि उसमें मायावती की मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि वो अपने वोट और अपने वर्गों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, वो अपना बेस बना के रखती है। हम जो किसान कौमों के लोग हैं, बीच की पार्टियां हैं, हम 50 तरह के कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके किसी भी काम से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो अपने लिहाज से करेक्ट काम करती है। नहीं तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसका मतलब आप जैसे आज गन्ने के सवाल पे किसानों की लीडरशिप बीजेपी के साथ है, सरकार में है, लेकिन चुप है। मायावती अपने वर्गों के लिए जहां बैठती है वहां लड़ती है, झगड़ती है, और उसके यहां ये नियम मर्यादाएं, ये सब चीजें नहीं है जिन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। मायावती के लिए लोकतंत्र अपने वर्गों और अपने लिए है, इस बात को भी आपको समझ लेना चाहिए। नहीं, इसलिए उनसे जो हुआ ना कि जब पीड़ित आदमी सत्ता में आता है तो जो उसको अनुशासन और नियमबद्धता का पाठ पढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, नहीं, वो उनकी भी पीड़ा दूर नहीं कर रही, वो अपने वोट बैंक को होशियारी से, चूंकि वो गरीब हैं, उनके लिए भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही, लेकिन उनको इसी में मजा आ रहा है और वो अपने वोट बैंक को कायम किए हुए हैं। देखिए, मायावती जी के पीछे चलने वाले लोग भी अब मायावती से बहुत कुछ हद तक छिटक रहे हैं, और इसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे झंझावात आप और हम कहाँ हैं? नहीं, मैं गली गली साइकिल चलती है, खेत खेत साइकिल चलती है, हाथी का झंडा लगा रहता है। वो सब आप जितना जातीय उन्माद पर राजनीति, धार्मिक उन्माद पर राजनीति करने वालों को कहीं न कहीं लोग स्वीकारते नहीं हैं, और उसके संबंध में प्रक्रिया चल रही है। अभी 2 उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में होंगे, वो भी कुछ दिशा बतावेंगे, तो इसलिए इंतजार कीजिए। बहुत ज्यादा अति सरलीकृत होकर के जातीय और धार्मिक रुझान का महिमा मंडन करना राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए बेहतर नहीं और इस देश के लिए बेहतर नहीं। चलिए, धन्यवाद अतुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाल बेहाल उत्तर प्रदेश, ये सीरीज चलेगी, लेकिन ये तो राजनीतिक पहलू था। हम
उत्तर प्रदेश पे एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम आर्थिक चिट्ठा आपके सामने रखेंगे कि उत्तर प्रदेश किस तरह आर्थिक रूप से चिथड़े हो चुका है और किस तरह से इकोनॉमिक अनऑर्गेनाइजेशन के चलते हालत उत्तर प्रदेश की खराब है। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।